हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है प्रोटीन स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रोटीन के बारे में बताएंगे कि प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनते हैं। ठीक है, अमाइनो एसिड वो आपस में इंटरलिंक होता है, ज्वाइन होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए। ठीक है, अब नेक्स्ट बताएंगे ये हमारे पास प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड टर्शियर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये हमारे पास डायग्राम गिवन है, लेकिन हम इन्हें बाद में डिटेल से कर लेंगे। लाइक प्राइमरी स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। लाइक वो लीनियर सीक्वेंस होता है, आपके पास गिवन भी है कि जो प्राइमरी सीक्वेंस होता है ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर वो लीनियर सीक्वेंस होता है अमाइनो एसिड्स का प्रोटीन के अंदर ना। तो डिफरेंट जेनेटिक डिजीज होते हैं जिनके अंदर अमाइनो एसिड का सीक्वेंस के अंदर कोई मसला आता है, या कोई उनकी प्रॉपर इम्प्रॉपर फोल्डिंग हो जाए, या वैसे कोई मतलब और कोई मसला बन जाए ना, तो उसकी ना जो प्रोटीन होती है ना वो अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। ठीक है, तो हम बताएंगे अगर हमारे पास हमें नॉर्मल स्ट्रक्चर और साथ में म्यूटेड स्ट्रक्चर किसी भी प्रोटीन का पता होगा ना, तो हम उनकी कंपेरिजन में आके ना वो डायग्नोस कर लेंगे कोई डिजीज़ क्या है। तो पेप्टाइड बॉन्ड के जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है ना, उनमें मेन बॉन्ड होता है पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ठीक है, अब पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो हमारे पास जो साथ साथ पड़े होते हैं ना अमाइनो एसिड, उनके कार्बोक्सिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप के दरमियान बनता है। ठीक है, एग्जांपल में लाइक वैलिन और एलानिन गिवन है। वैलिन और एलानिन आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बना के विलाइल एलानिन बना देते हैं, यहाँ पे बस गिवन भी है। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे कि यहाँ पे आपको और एक एमसीक्यू आता है तकरीबन के सारे जब बोन टूट जाते हैं डीनेचुरेशन के बाद, तो कौन सा बोन मेंटेन रहता है। तो हम बताएंगे जब सारे बोन टूट जाएंगे तब भी प्रोटीन के अंदर जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है ना वो नहीं टूटता। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे नेमिंग दी पेप्टाइड। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ना ही हमारे पास एलो है, तो हम बताएंगे जस्ट जो हमारे पास एन टर्मिनल होता है उसे हम लेफ्ट पे लिखते हैं, और हमारे पास जो कार्बोक्सिल फ्री ग्रुप होता है ना उसे हम लिखते हैं राइट पे। बस इसके अलावा और कुछ यहाँ से कुछ नहीं करना। नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाएगा कि हमने पेप्टाइड बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है इसका, उसके हम बताएंगे शॉर्टर होता है सिंगल बॉन्ड से, उसके बाद रिजिड प्लेनर होता है, प्रिवेंट कर रहा होता है फ्री रोटेशन अराउंड दी बॉन्ड। लेकिन जो हमारे पास होता है ना अल्फा कार्बन और साथ में अल्फा माइनो ग्रुप, उनके दरमियान ये बॉन्ड मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप रोटेट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद बताएंगे जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है ना वो हमारे पास ऑलवेज ट्रांस कन्फिग्रेशन में बढ़ाता है। अब पोलैरिटी की बात करेंगे, वो वैसे बता रहा है कि जो हमारे पास कार्बोक्सिल और माइनो ग्रुप होते हैं ना वो अनचार्ज होते हैं, ना वो कोई रिसीव कर रहे होते हैं हमारे पास प्रोटोन, और ना ही वो एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, ना रिलीज़ कर रहे होते हैं, ये इस पीएच के ऊपर। तो हम बताएंगे कि मेनली जो हमारे पास कार्बोक्सिल और माइनो ग्रुप होते हैं ना वो पेप्टाइड बॉन्ड के वो पोलर होते हैं, वो इसीलिए वो पोलैरिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड को। ठीक है, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद बताएंगे डिटर्मिनिंग दी, ये आपके पास कैरेक्टर लिखे हुए हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम बताएंगे डिटर्मिनिंग दी अमाइनो एसिड कंपोजिशन अगर हम देखते हो ना पॉलीपेप्टाइड के अंदर, तो सबसे पहले हम एक सीरम लेते हैं, सैंपल लेते हैं उसका पॉलीपेप्टाइड का, देन हम उससे हाइड्रोलाइज करवाते हैं, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग हमारे पास एसिड वगैरह डाल के ना, तो वो उसके ज़रिए ना जब एसिड आएगा तो वो उसके सारे बोन टूट जाएंगे पेप्टाइड वगैरह ना। तो हम बताएंगे जो वो सेपरेट हो जाएंगे ना, तो हम सेकंड सेपरेटेड करवा लेंगे बाय कैटाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। मतलब क्रोमेटोग्राफी के जरिए ना हम उन्हें आप सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, अब जो अमाइनो एसिड होंगे ना वो कैसे सेपरेट होंगे, डिपेंडिंग ऑन देयर अफिनिटी, उनके चार्ज कितने हैं, कैसा है उनके ऊपर, उनकी हाइड्रोफोबिसिटी कैसी है और उनके करेक्टर कैसे हैं, वो इस लिहाज से आपस में एक दूसरे से डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे जो ईच अमाइनो एसिड इज एन, उसके बाद हर एक अमाइनो एसिड ना रिलीज होगा अपने अपने कॉलम के अंदर। ठीक है, अपने आयनिक स्ट्रेंथ के लिहाज से। उसके बाद वो उनकी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली हम उन्हें क्वांटिटी मतलब क्वांटिफाइड कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप यहाँ से लेके जब जहाँ तक मैं कहूँगा वहाँ तक छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो आपने जस्ट एक बार रीड कर लेना इसे। ठीक है, तो जो हम सीक्वेंसिंग की बात करेंगे ना प्रोटीन की, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे लीव कर लें। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास टॉपिक आता है कि हमारे पास ना क्लीविंग दी पॉलीपेप्टाइड इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स। हम बताएंगे जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं ना जिनका 100 अमाइनो एसिड से ज़्यादा बड़े होते हैं, तो उन्हें हम सीक्वेंस डायरेक्टली नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम उन्हें क्लीव करेंगे कैसे, हमारे पास उन्हें हाइड्रोलाइज करेंगे पेप्टाइडेजिस या प्रोटीएजिस एंजाइम के जरिए उन्हें तोड़ेंगे। ठीक है, अब हम तोड़ कैसे रहे होंगे, एक होते हैं पेप्टाइडेजिस, वो कट करेंगे एंड से प्रोटीन के ना, इन पॉलीपेप्टाइड को एंड से ब्रेक कर देंगे। अब उनके बाद होते हैं कार्बोक्सी पेप्टाइडेजिस, जो हमारे पास सी टर्मिनल को डिटर्मिन कर होते हैं कि कार्बोक्सिल ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ है, और एक होते हैं एंडोपेप्टाइडेजिस, ये क्लीव करेंगे विद इन ए प्रोटीन। तो बस ये चीज़ें तीन याद रखनी है, एमसीक्यूज हैं और कुछ भी नहीं यहाँ से करने वाला। डिटर्मिनिंग दी प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि इसकी लिमिटेशन क्या है इस प्रोसेस की, कि हमारे पास हम ना तक कभी भी डाइसल्फाइड बॉन्ड की पोजीशन नहीं ढूंढ सकते, और ना ही कभी पोस्ट जो हमारे पास स्क्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है ना उनका हमें आइडिया नहीं हो सकता इस प्रोसेस से। बाकी यहाँ से और कुछ भी नहीं करना आपने। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो पॉलीपेप्टाइड जो बैकबोन होती है ना कभी भी डज नॉट अज्यूम है रैंडम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड बैकबोन की बात कर रहे हैं, बट वो क्या करता है रेगुलर अरेंजमेंट करता है अमाइनो एसिड की लीनियरली। अब वो बता रहा है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर कभी भी 3 डायमेंशनल हमारे पास बॉन्डिंग नहीं हो रही होती, वहाँ पे रैंडम हो रही होती है रेगुलर अरेंजमेंट अमाइनो एसिड्स की ना। अल्फा हेलिक्स की
फॉर्म में, बीटा शीट्स या बीटा बैंड्स की फॉर्म में ना, और इन्हें सेकेंडरी जो होते हैं ना स्ट्रक्चर, इनके दरमियान हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रीडोमिनेंट है। लाइक प्राइमरी स्ट्रक्चर में के अंदर हम पढ़ के है ना जो पेप्टाइड बॉन्ड, उसी तरह यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का हम जिक्र करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे कि जो हमारे पास होता है ना अल्फा हेलिक्स के बारे में। सबसे पहला स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। अल्फा हेलिक्स जो हमारे पास कॉमनेस्ट हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, मोस्ट कॉमन है। ये रिजिड होता है, हमारे पास राइट हैंडेड होता है, स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है, मतलब स्पाइरल कर्व्स के ऐसे ही फॉर्म में होता है, ठीक है। अब वो बता रहे जो कंसिस्टिंग ऑफ टाइटली पैक्ड कोइल्ड मतलब पॉलीपेप्टाइड बैकबोन है, आपको बताया ना वो कोइल्ड की फॉर्म में भरा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कैरेटिन का बता के, कैरेटिन हमारे पास एक क्लोजली रिजिड फाइब्रस प्रोटीन है, इसके अंदर अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है। अब अल्फा हेलिक्स की प्रॉपर्टीज यहाँ लाइक हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। अल्फा हेलिक्स के अंदर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, पेप्टाइड बॉन्ड और साथ पेप्टाइड बॉन्ड ऑफ कार्बोनाइल ऑक्सीजन और साथ में अमाइड, मतलब जो अमाइनो ग्रुप होता है ना उसका हाइड्रोजन और कार्बोनाइल ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बनना होता है हाइड्रोजन अल्फा हेलिक्स के अंदर ना, तो ये चीज़ याद रखने वाली है। उसके बाद बताएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स इंडिविजुअली आमतौर पे तो वीक होते हैं, लेकिन जब वो कलेक्टिवली मिलते हैं तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना देते हैं, ठीक है। अब अमाइनो एसिड पर टर्न मतलब लाइक हमारे पास ये अल्फा हेलिक्स ऐसा है ना, तो इस टर्न के अंदर तकरीबन 3.6 अमाइनो एसिड पड़े होंगे, बस ये एक MCQ है। ये अल्फा हेलिक्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड जो डिस्टर्ब कर रहे होते हैं अल्फा हेलिक्स को, अमाइनो एसिड वाले चैप्टर में भी पढ़ के हैं, प्रोलीन डिस्टर्ब कर रहा होता है क्योंकि ये किंक पैदा कर, ये ना डिस्टर्ब कर देता है अल्फा हेलिक्स को, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास क्या कर देता है, इंसर्ट किंक पैदा कर देता है, ठीक है, कट पैदा कर देता है जो इंटरफेयर कर रहा होता है स्मूथ हेलिकल स्ट्रक्चर के साथ ना। वो साथ में ग्लाइसिन अमाइनो एसिड होता है और दूसरे बल्कि अमाइनो एसिड लाइक ग्लूटामेट, ट्रिप्टोफैन, ये भी हमारे पास ना बहुत कम पाए जाते हैं हमारे पास अल्फा हेलिक्स के अंदर ना, तो ये चीज़ें याद रखने वाली हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे ना बीटा शीट्स की, तो बीटा शीट्स के बारे में बताएंगे। ये हमारे पास दूसरी एक और फॉर्म है हमारे पास अल्फा हेलिक्स की, तो इसके अंदर जो हमारे पास क्या होता है कि जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं ना, कंपोनेंट्स आर इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड के जो कंपोनेंट्स हैं वो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे। अब बीटा शीट्स होते हैं हमेशा प्लेट्स की फॉर्म में अपीयर होती हैं, वो आपको दिखा भी देता हूँ, इसलिए हम इसे बीटा प्लेट्स या बीटा शीट्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे जो होगा कैसे कि सक्सेसिव जो अल्फा कार्बन होते हैं ना अबव और बिलो द प्लेन ऑफ द शीट, मतलब उनके दरमियान बॉन्डिंग होगी, ये लाइन छोड़ भी सकते हैं। फॉर्मेशन की बात करेंगे तो हम बताएंगे जो ये बीटा शीट कैसे बनेगी, 2 और मोर जो मतलब चेंज होंगी। एक चीज़ याद रखनी, जो अल्फा हेलिक्स होता है वो हमेशा 2 चेंज के दरमियान होती है, लेकिन जो हमारे पास बीटा शीट होती है वो 2 या 2 और मोर हमारे पास अगर हम करें ना 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन के दरमियान बन सकती है, ठीक है। अलाइन लेटली स्टेबलाइजिंग बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप के दरमियान, और तकरीबन यहाँ पे यही करना है। उसके बाद हम बताएंगे हमारे पास बीटा स्टैंड्स होते हैं ना वो अरेंज होते हैं, एंटी पैरेलल भी अरेंज हो सकते हैं या पैरेलल भी पड़े होते हैं, ठीक है। कंपेयर करेंगे जब अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स के दरमियान मेन जो डिफरेंस होता है ना, जो बीटा स्टैंड्स होते हैं ना वो हमेशा आपस में ना परपेंडिकुलर उनके जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना वो हमारे पास पड़े होते हैं परपेंडिकुलर, लेकिन जो अल्फा हेलिक्स होते हैं उसके अंदर जो पॉलीपेप्टाइड बैकबोन होती है ना उसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो पैरेलल पड़े होते हैं बैकबोन के। यहाँ पे परपेंडिकुलर टू दी बैकबोन आ जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में, और यहाँ पे आ जाएगा पैरेलल टू दी हाइड्रोजन बैकबोन, ठीक है। उसके बाद बीटा बैंड्स के बारे में बताएंगे। जो बीटा बैंड्स होते हैं ना ये हमारे पास रिवर्स बीटा टर्न्स भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे जो इनकी रिवर्स करते हैं डायरेक्शन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, यहाँ पे कुछ खास नहीं है, तो ये कहाँ पे पड़े होंगे हमारे पास सरफेस ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल पे पड़े होंगे। ये हमारे पास इनके ऊपर चार्ज रेजिड्यू भी प्रेजेंट होते हैं, और साथ में बताएंगे ये आपस में ओपन कनेक्ट कर रहे होंगे, सक्सेसिव एंटी पैरेलल बीटा शीट्स को कनेक्ट करवा रहे होंगे, ठीक है। इनके अंदर जो इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड 4 होते हैं लाइक हमारे पास प्रोलीन हो गया, ग्लाइसिन हो गया, ये स्टेबलाइज हो रहे होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए। बस यहाँ से यही करना है बीटा बैंड के बारे में। और जो हमारे पास होता है नॉन रिपीटिव सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में, ये मतलब रिपीट नहीं ज़्यादा हो रहे होते, लेकिन मतलब ये ग्लोबुलर प्रोटीन इज ऑर्गेनाइज इनटू रिपीटेटिव, मतलब जो 1/2 होती है ना प्रोटीन्स वो ऑर्गेनाइज होती है हमारे पास रिपीटेटिव स्ट्रक्चर्स के अंदर, लाइक अल्फा हेलिक्स हो गया, बीटा शीट, लेकिन जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर होते हैं ना वो हमारे पास लूप की फॉर्म में या कोयल की फॉर्म में पड़े होते हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉन रेपिटेटिव फंक्शन स्ट्रक्चर्स, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके अंदर जो उसके बाद आते हैं हमारे पास सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोटिव्स भी कहते हैं इन्हें। ये मतलब बनेंगे कैसे कि सबसे पहले क्या हो रहा है कि ग्लोबुलर जो प्रोटीन होते हैं ना कंस्ट्रक्टेड बाय द कंबाइनिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, मतलब जो ग्लोबुलर प्रोटीन होती है ना उनके जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं, अब बताएंगे लाइक हमारे पास अल्फा हेलिक्स हो गया, बीटा शीट या बीटा कोइल्स होते हैं ना, अब उनको मतलब आपस में कंडेंसेशन से जो कंबाइन करने से स्ट्रक्चर बनेंगे वो कहेंगे सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब जो सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं ना वो क्या होते हैं, यूजली प्रोड्यूस कैसे होंगे, क्लोजली पैकिंग ऑफ साइड चेंज, मतलब जो अमाइनो एसिड होते हैं उनकी साइड चेंज को अगर हम क्लोजली पैक करवा लेना तो वो मतलब उनकी जो साइड चेंज को तो वो बन जाएंगे हमारे पास क्या
सुपर स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स ना, तो हम बताएंगे अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स एडजेसेंट अमाइनो कुछ खास नहीं है, इसके अब एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो अब हम वो करेंगे। अल्फा अल्फा हेलिक्स लूप हेलिक्स स्ट्रक्चर आ जाएगा, बीटा अल्फा बीटा, उसके बाद बीटा हमारे पास मेंडर बीटा बैरल, ये हमारे पास सारे ना सुपर स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स पड़े होते हैं, ठीक है। अब जो टर्शियरी स्ट्रक्चर हमारे पास पड़ा होता है ना, उसमें बताएंगे जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है ना पॉलीपेप्टाइड चेन का, वो डिटरमिन कर रहा होगा इसके टर्शियरी स्ट्रक्चर को ना, ठीक है। अब जो टर्शियरी स्ट्रक्चर का मतलब होता है बहुत हमारे पास फोल्डिंग भी हो रही है, फोल्डिंग ऑफ डोमेन की, उसके बाद में साथ एंड द फाइनल अरेंजमेंट ऑफ द डोमेन इन पॉलीपेप्टाइड, मतलब इसमें एक फोल्डिंग है और फोल्डिंग के बाद उसी डोमेन की अरेंजमेंट है पॉलीपेप्टाइड के अंदर ना। वो बता रहे जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है ना ऑफ द ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर जो प्रेजेंट होता है, ये इसे कम्पैक्ट होता है, हाई डेंसिटी होता है, ठीक है, क्लोजली पैकिंग हो रही होती है इसके अंदर, और इसके अंदर हाइड्रोफोबिक साइड चेन्स आर बरीड, मतलब जो हाइड्रोफोबिक इनसाइड हो जाएंगे और हाइड्रोफिलिक आउटसाइड आ जाएंगे, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ द मॉलिक्यूल। उसके बाद हम बताएंगे जो डोमेन्स होती है ना, डोमेन्स फंडामेंटल और फंक्शनल एंड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं, यूनिट्स हैं और साथ में ये पॉलीपेप्टाइड चेन के ना डोमेन्स। अब वो जो पॉलीपेप्टाइड चेन होगी ना, लाइक 200 अमाइनो एसिड है, उसके अंदर तकरीबन 2 से ज़्यादा डोमेन्स भी प्रेजेंट होंगी, लाइक 200 अमाइनो एसिड की एक चेन है ना, उसके अंदर 2 या 3 डोमेन्स प्रेजेंट होंगी ना, ठीक है। अब अगर कोर की बात करेंगे डोमेन की, तो वो बताएंगे वो सुपर स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर से बन रही होगी, लाइक मोटिव्स वगैरह से, ठीक है, मतलब मोटिव्स इस यहाँ पे प्रेजेंट भी होंगे। उसके बाद यहाँ से कुछ खास करने वाली चीज़ नहीं है। उसके बाद स्टेबलाइजिंग इंट्रैक्शन के नाम ही जस्ट हमने किए थे, ये बोर्ड में मतलब यूएचएस में क्वेश्चन भी आया था कि कौन सी फोर्सेज प्रेजेंट होते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर, लाइक सबसे पहले डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, आप इसे जस्ट एक रीड दे सकते हैं, बट उससे ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, आयनिक इंट्रैक्शन, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर फोर्सेज हैं, तो हाँ अपने हर एक चीज़ हर एक मतलब स्ट्रक्चर के अंदर उसकी फोर्सेज को याद रखना है, ठीक है। अब प्रोटीन फोल्डिंग की बात करेंगे, जो सबसे पहले क्या होता है, जो इंट्रैक्शन होता है साइड चेन्स का, ऑफ अमाइनो एसिड, वो लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन इनटू 3, मतलब जो लीनियर स्ट्रक्चर होता है ना उसमें 3 डायमेंशनल में मतलब फोल्ड हो जाना होता है, ठीक है। और क्या हो रहा था यहाँ पे साथ में दीज स्मॉल जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, एक तो हमारे पास जो लीनियर है ना उससे 3 डायमेंशनल में, और जो स्मॉल है ना उन्होंने लास्ट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होना होता है। और इवन वो कह रहे हैं स्टेबलाइज सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स इनिशिएट फॉर्मेशन, मतलब वो कह रहे हैं जो मतलब होते हैं ना मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, वो भी आपस में मिलकर टर्शियरी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करवा रहे हैं। और वो लास्ट स्टेज ऑफ पेप्टाइड अचीव इज फुली फोल्डेड, मतलब जब वो लास्ट स्टेज होते हैं ना वो तकरीबन फुली फोल्डेड प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। कुछ खास नहीं है, बस जो मैंने आपको 2 ये पॉइंट मार्क किए हुए ना, अब यहाँ से यही कर सकते हैं डन। उसके बाद प्रोटीन डीनेचुरेशन की बात करेंगे कि देखिए मैंने आपको पहले एक एमसीक्यू बताया था कि चाहे जब डीनेचुरेशन के दरमियान सारे बॉन्ड टूट जाएं, ठीक है, लेकिन जो एक बॉन्ड नहीं टूटेगा वो हमारे पास कौन सा होगा, हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड होगा। यहीं पे ये लिखा हुआ है डीनेचुरेशन कब होगी, जब अनफोल्डिंग या डिसऑर्गेनाइजेशन होगी ना प्रोटीन की, उसके सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर्स की, ठीक है, उसके सारे बॉन्ड टूट जाएंगे हमारे पास, लेकिन वो यहाँ पे लिखा होगा कि डीनेचुरेशन के अंदर हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड कभी नहीं टूटता विदाउट द हाइड्रोलाइसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ये आपने एमसीक्यू याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे बताएंगे चेफ्रॉन प्रोटीन होते हैं, चेफ्रॉन का रोल क्या होता है प्रोटीन फोल्डिंग के अंदर, तो हम देंगे जो इन्फॉर्मेशन होती है ना करेक्ट प्रोटीन फोल्डिंग की, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर या पॉलीपेप्टाइड जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है ना उसके अंदर पड़ी होती है, ठीक है। मोस्टली जो प्रोटीन होती है ना, चाहे वो जब डीनेचर हो जाए तो हम उन्हें उनकी मतलब जितनी मर्जी फेवरेबल इन्वायरमेंट में रख लें वो डीनेचर ही रहेंगी, क्योंकि जब वो मतलब क्योंकि जो फोल्डिंग होती है ना उसके अंदर हमारे पास एटीपी चाहिए होती है, कुछ प्रोटीन चाहिए होती हैं जिन्हें हम चेफ्रॉन्स कहते हैं। ये चेफ्रॉन का क्या रोल होता है करेक्ट प्रोटीन फोल्डिंग के अंदर। इन चेफ्रॉन को हीट शॉक प्रोटीन भी कहते हैं। अब एग्जांपल है 2 हमारे पास हीट शॉक प्रोटीन की, HPS हीट शॉक प्रोटीन 70 और हीट शॉक प्रोटीन 60। अब जो होते हैं ना हमारे पास कुछ जो चेफ्रॉन प्रोटीन होती है वो प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड के ना हाइड्रोफोबिक रीजन के साथ बाइंड करके उसे एक्सटेंड करवा कर रखती हैं। जब वो एक्सटेंड हो जाएगी ना तो वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी प्रोटीन की अनफोल्डेड रहे, ठीक है, जब तक उसकी सिंथेसिस कंप्लीट ना हो जाए, इसके HPS 70 कहते हैं। और कुछ प्रोटीन होती है वो केजे लाइक मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर बना देती हैं, जिसके अंदर फिर ना प्रोटीन एंटर होंगी और आके उसके अंदर सेंट्रल कैविटी के अंदर हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन के जरिए बाइंड कर देंगी, और जब वो सेंसाइज हो जाएंगी बाद में वो रिलीज हो जाएंगी। अब वो ये चेफ्रॉन होती है ना फैसिलिटेट कर होते हैं करेक्ट प्रोटीन फोल्डिंग को, बस ये बताएंगे। उसके बाद क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, उसके हम बताएंगे कंसिस्ट ऑफ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर के साथ बनता है। और जो हमारे पास इसमें क्या हो रहा था कि कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन जो चेन होती है ना वो आपस में जो आइडेंटिकल हो या अनरिलेटेड हो वो आपस में फ्यूज़ करती हैं। अब जो उनकी अरेंजमेंट होती है ना उसके बाद हम बताएंगे उनकी जो बॉन्डिंग हो रही होती है वो लाइक नॉन कोवलेंट इंट्रैक्शन होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन होती हैं, ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर पड़ी होती हैं। बस इनके फोर्सेस के नाम याद करने हैं, ठीक है। प्रोटीन मिसफोल्डिंग हमारे पास बेस्ट टॉपिक है इसके अंदर क्वेश्चन का, हमारे प्रूफ के अंदर यही क्वेश्चन आया हुआ था। जो प्रोटीन फोल्डिंग होता है ना वो कम्प्लेक्स प्रोसेस है, और इस ना कभी कभार क्या होता है कि इम्प्रॉपरली प्रोटीन फोल्ड हो जाती है, ठीक है। अब ये मिस फोल्डेड जो प्रोटीन होते हैं उसे हम टैग करवाते हैं और डिग्रेडेड करवाते हैं, तोड़ देते हैं सेल के अंदर ही ना, लेकिन क्योंकि हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल एक सिस्टम बड़ा होता है, लेकिन ये क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम इतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, ठीक है, इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन के लिए ना।
ठीक है कि जो अगर हमारे पास ये परफेक्ट ना होगा जिसने मतलब जो मिसफोल्डेड प्रोटीन को तोड़ना है, तो क्या होगा, वो मिसफोल्डेड प्रोटीन एग्रीगेट करेंगी और साथ में अकोमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, उसकी डिजीज़ आगे बढ़ते हैं। लाइक एक हमारे पास होती है माइलॉइड डिजीज़। माइलॉइड डिजीज़ में क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले जो मिसफोल्डिंग हो रही होती है ना, अगर वो स्पॉन्टेनियसली हो जाए या उसके अंदर कोई म्यूटेशन हो जाए, ठीक है, किसी पार्टिकुलर जीन के अंदर, तो प्रोटीन हो जाएगी अल्टर्ड प्रोटीन बनेगी। ठीक है, मैंने दो वर्ड बोले हैं, या कोई स्पॉन्टेनियसली कोई मसला बन जाए या कोई म्यूटेशन हो जाए जीन के अंदर, तो प्रोटीन बनेगी अल्टर्ड। अब बता रहा है जो सम अपेरेंटली नॉर्मल प्रोटीन होती है ना, आफ्टर जब हम उसकी प्रोटियोलिटिक क्लीवेज करवाते हैं, तो क्या होता है कि वो लीडिंग टू स्पेसिफिक मतलब फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग फिब्रिलर प्रोटीन असेंबली। मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास हम नॉर्मल प्रोटीन की भी जब प्रोटियोलिटिक क्लीवेज करवा रहे होते हैं ना, तो वो लॉन्ग फिब्रिलर प्रोटीन बन जाती है जो कि बीटा शीट्स की फॉर्म में अरेंज होती है। अब जब इन बीटा शीट्स की जब हमारे पास इनसॉल्युबल बीटा शीट्स की एग्रीगेशन हो जाएगी ना, उसे कहेंगे ये अमाइलॉइड्स हो गया। अब अमाइलॉइड्स हमारे पास ना क्या काज कराएंगे, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज लाइक अल्जाइमर डिजीज हो गया, पार्किंसनिज्म हो गया। ठीक है, अब वो बता रहे हैं जो डोमिनेंट कंपोनेंट होता है ना माइलॉइड प्लेक का, वो हमारे पास अल्जाइमर डिजीज़ के अंदर जो मेनली काम क्या हो रहा था, अल्जाइमर डिजीज़ के अंदर अमाइलॉइड बीटा जमा हो रहा था। ठीक है, अमाइलॉइड बीटा हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर पेप्टाइड होता है जो कि 40 to 42 अमाइनो एसिड्स का मतलब रेजिड्यू बड़ा होता है। ठीक है, विद द बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर होता है इनका। मतलब जो अल्जाइमर डिजीज़ के अंदर बीटा शीट्स जमा हो जाती हैं, उनके अंदर तकरीबन 40 to 42 रेजिड्यू अमाइनो एसिड होते हैं। ठीक है, ये नॉन ब्रांचेस फिब्रिल्स होते हैं। अब दिस पेप्टाइड व्हेन जब ये पेप्टाइड जमा होगी ना, तो वो न्यूरोटॉक्सिक होगी और साथ में सेंट्रल पैथोलॉजिकल इवेंट है जो लीड करवाएगा हमारे पास कंजेंटिव इम्पेयरमेंट, मतलब अल्जाइमर डिजीज़ काज करवाएगा ये जब काम होगा। अब वो जो माइलॉइड बीटा होता है ना, वो डिपॉजिट होगा कहाँ पे, ब्रेन के अंदर, माइलॉइड डिजीज़ के अंदर। ठीक है, अल्जाइमर डिजीज़ के अंदर, और साथ में एंजाइमेटिकली क्लीव करेंगे उसे फ्रॉम लार्जर माइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन सिंगल। बस कुछ खास नहीं है, जो मैंने बता दिया वही कर लें खास, बस ना यहाँ तक कि वो अल्जाइमर डिजीज़ में माइलॉइड बीटा जमा होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ था, मैं आपको इसका ना वो भी सेंड कर दूंगा, मतलब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। अल्जाइम जो माइलॉइड बीटा होता है ना, पेप्टाइड एग्रीगेट जनरेटिंग है माइलॉइड एंड फाउंड इन, मतलब ये ब्रेन पेरेंट कायमा के अंदर माइलॉइड बीटा जमा हो जाता है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं मोस्ट जो केसेस होते हैं ना अल्जाइमर डिजीज़ के, वो जेनेटिकली हमें उनका पता नहीं होता। क्या हो रहा था कि हमारे पास जो फैमिली सेकंड जो इवेंट है ना, लाइक हमारे पास सेकेंडली क्या होता है अल्जाइमर डिजीज़ के अंदर, न्यूरोफेबिलिटी। एक तो हमने पढ़ा ना कि माइलॉइड बीटा की अकोमुलेशन हो जाएगा ब्रेन के अंदर। दूसरा बता रहा है कि अगर हमारे पास न्यूरोफिब्रिलिटी टैंगल्स जमा हो जाए न्यूरोन के अंदर, जो कि की कंपोनेंट हमारे पास टैंगल्ड फाइबर एबनॉर्मल। अब मतलब जो की कंपोनेंट होता है ना इंटैंगल्ड न्यूरोफिब्रिलिटी टैंगल्स का, वो एक होती है एबनॉर्मल ताऊ प्रोटीन। अब इस ताऊ प्रोटीन का आमतौर पे काम होता है कि इसने ना माइक्रोट्यूब्यूल और ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले करना होता है। लेकिन अगर इस प्रोटीन की मतलब ये हाइपर फास्फोरिलेटेड हो जाए ना, और ये इनसॉल्युबल, मतलब इस जब अब फॉर्म होती है ना, वो हाइपर फास्फोरिलेटेड हो जाती है और इनसॉल्युबल हो जाती है। ठीक है, अब ये क्या काम करवाती है फिर, ये ब्लॉक करवा देगी हमारे पास, ताऊ प्रोटीन अपीयर हो जाएगी, ब्लॉक करवा देगी एक्शन को, और नॉर्मल जितने भी हमारे काउंटर पार्ट एक्शन होंगे ना, वो ब्लॉक हो जाएंगे और हमें हो जाएगी पार्किंसनिज्म। बस आपने ये दो चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास माइलॉइड बीटा क्या कर रहा होता है, न्यूरोफिब्रिलिटी टैंगल्स जमा हो जाएंगे। अब न्यूरोफिब्रिलिटी टैंगल्स का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ताऊ प्रोटीन है। ताऊ प्रोटीन की जब हाइपर फास्फोरिलेशन हो जाएगी, तो वो इनसॉल्युबल एक प्रोटीन बन जाएगी जो अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी, जिसके नतीजे में हमें पार्किंसन डिजीज़ हो जाएगी और माइलॉइड डिजीज़ भी हो जाएगी, अल्जाइमर डिजीज़ भी हो जाएगी। अब एक और बीमारी है जिसे हम कहते हैं प्रायन डिजीज़। दी प्रायन जो प्रोटीन एक होती है हमारे पास, जो प्रायन प्रोटीन्स होती है ना, ये हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं एसोसिएटेड होते हैं डिजीज़ के साथ। जो प्रायन प्रोटीन होती है वो काजेटिव एजेंट है, जिसके अंदर हम कहें ट्रांसमिसेबल स्पोंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथीज। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास सीजेड डिजीज़ आ जाएगी, ह्यूमन के अंदर स्कॉर्पिया आ जाएगी, शीप के अंदर, और क्या बताएंगे, ठीक है, बोवीन स्पोंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी आ जाएगी, जिसे मैड का वो कहते हैं डिजीज़ कैटल के अंदर। मतलब ये प्रायन जो प्रोटीन होते हैं डिफरेंट बीमारियों का ग्रुप है, जो ये डिजीज़ डिफरेंट मतलब स्पीशीज़ में करवा रहे हैं। ठीक है, हम बताएंगे जो इसमें होता क्या है। अब एक में होती है हमारे पास प्रायन प्रोटीन सी वाली, या मतलब सी सेलुलर सिंपल प्रोटीन है। लेकिन जब इसके अंदर प्रायन प्रोटीन एस सी लाइक हमारे पास कार्पी जमा हो जाएगी, जिसमें हमारे पास कार्पी काज करवानी है किसके अंदर, शीप के अंदर। जब शीप के अंदर ये पी आर पी जो सी होता है ना, प्रायन प्रोटीन सी, वो रिप्लेस हो जाएगी ना इसके अंदर प्रायन प्रोटीन स्कॉर्पी के साथ। तो उसमें क्या होगा, ये जब आमतौर पे तो जो प्रायन प्रोटीन सी होता है ना, इसके अंदर हेलिक्स अल्फा हेलिक्स प्रेजेंट होती है। लेकिन जब प्रायन प्रोटीन स्कॉर्पी आ जाएगी ना, तो ये अल्फा हेलिक्स एबनॉर्मल हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी बीटा शीट्स के अंदर। अब ये बीटा शीट्स की हो जाएगी एकोमुलेशन, ये डिग्रेडेड नहीं होंगे और ये इंसोल्युबल फाइबर्स का बना देंगे और साथ में इसे काज करवा देंगे प्रायन डिजीज़। इस सारे में सिर्फ यही लिखा हुआ है, अगर आप इस फ्लो चार्ट को फॉलो कर लेंगे तो ये सारा हो जाएगा। ठीक है, अब लास्टली हम बताएंगे, थोड़ा सा रह गया, कि जो रिसर्च हमारे पास अगर हम डिमोन्स्ट्रेट करवाएगी कि नंबर ऑफ
ऑफ अल्फा हेलिक्स जो प्रेजेंट होती है ना एक नॉन इन्फेक्शियस प्रोटीन सी के अंदर, मतलब जो प्रायन प्रोटीन सी होती है ना उसके अंदर जो अल्फा हेलिक्स होते हैं ना वो रिप्लेस होते हैं बीटा शीट्स के साथ। मैं आपको यहाँ पे सारा बता चुका हूँ, जस्ट लाइनिंग पढ़ा रहा हूँ कि वो जब वो चेंज हो जाएंगी तो वो हमारे पास इन्फेक्शियस हो जाएगी, वो टूट नहीं पाएगी। ठीक है, बस तकरीबन अगर आप यही फ्लो चार्ट कर लेंगे ना सिंपल, तो आपकी ये प्रायन डिजीज़ हो जाएगी।